नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? क्या चल रहा है? आपकी पढ़ाई का क्या लेवल है? किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं? तो ये तो आपका दिल ही जानता होगा। हमारी ईमानदारी और हमारी मेहनत पर तो कभी शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वर्क पावर एनर्जी में लगातार आपके साथ हम काम कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब हमारे पास एफएक्स कर्व होता है, जब हमारे पास क्या होता है, एफएक्स कर्व होता है, तो एफएक्स कर्व से हम जब एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमें वर्क डन मिल जाता है। एनी x1 से लेकर के एनी x2 के बीच अगर मैं वर्क कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं आराम से कर सकता हूं। ये वाला जब मैं एरिया कैलकुलेट कर लूं तो हमें वर्क मिल जाता है। शायद आपको याद होगा कि मैंने डी डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ कोई वैल्यू एफ नॉट लिया हुआ था और एफ नॉट इंटू डी एक्स लिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि जो प्रोसेस है वो यही है कि हम इसके बीच में एक एलिमेंट्री इसका सेगमेंट काट लेते हैं और एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट डीएक्स की बात करते हैं और इस डीएक्स एलिमेंट की बात करने के बाद छोटे से इस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। जो रेक्टेंगुलर लगता है तो लंबाई गुना चौड़ाई से ये एरिया निकल जाता है, जो हमें एलिमेंट्री वर्क डन देता है। मतलब छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन देता है। यही बात मैंने सिखाई थी आपको। पर इसमें एक और बात आपको समझना ये है कि क्या यह एरिया हमेशा इसी तरह का हो सकता है? मतलब आप नहीं समझे होंगे क्या। अभी चूंकि कांस्टेंट फोर्स पर मैं वर्क करके आपको दे रहा हूं, इसीलिए मैं ग्राफ को मैं छेड़ नहीं रहा हूं। आइए आज मैं वर्क के साइन के ऊपर आपको काम करके दे रहा हूं। सपोज कीजिए कि ये मेरा एफ एक्स कर्व है। आप ध्यान से देखोगे एकदम इतना जबरदस्त लेक्चर चल रहा है कि आप पूछिए मत। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, लेकिन मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि आपका फोर्स कांस्टेंट रहे। देखिए ग्राफ में कुछ इस तरह से उठा रहा हूं, मैं ग्राफ कुछ इस तरह से उठा रहा हूं। यहां के बाद में बस देखा जाए, मजा लीजिए ना यार। पढ़ने का मतलब ऐसे थोड़े होता है कि किसी सूत्र में और किसी सीमा में बंद कर किसी बाउंड्री लाइन के अंदर फिक्स होकर पढ़ाई करें। योर कॉन्सेप्ट विल बी एब्रॉडेड। आपका कॉन्सेप्ट फैलाया जाएगा और ये तब होगा जब हम थोड़ा थोड़ा करके आपके ऊपर लोड बढ़ाएंगे। थोड़ा दिमाग को एक्सरसाइज करने दीजिए। अब आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर हमारा ग्राफ प्लस एफ के जोन में तो जा ही रहा है और साथ में हमारा ग्राफ माइनस एफ के जोन में भी जा रहा है। सपोज कीजिए दिस इज व्हाट, इसको मैं एफ ऐसे मैं यहाँ पे सीधा प्लस लिख देता हूं और इसको मैं सीधा माइनस लिखता हूं। यानी कहने का मतलब नीचे आते हैं तो हम इसको इस फोर्स को माइनस F2 लिख रहे हैं, माइनस F2। इस फोर्स को मैं F1 और यहां पर भी देखिए एक फोर्स का वैल्यू यहां से हमें मिला है जिसका मैं वैल्यू F2 लेता हूं, है ना। कोई तकलीफ की बात नहीं। यहां मान लेते हैं कि अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा ये कर देता हूं, फिगर कचरा नहीं लगना चाहिए, इस तरह से मैं डॉटेड कर दिया और इस तरह से मैं इसको भी डॉटेड कर दिया। आपको तो सब समझ में आ ही गया कि ये क्या है। अब ध्यान से अगर देखें तो सपोज कीजिए कि यह पोजीशन जो है वो x1 है, यह पोजीशन मान लेते हैं x2 है और यह पोजीशन मान लेते हैं x3 है। अब मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देंगे आप। ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव है। मैं इसको है ना थोड़ा सा कलर कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको हाँ इस तरह से। अब क्या होगा यहाँ आपको थोड़ा समझना इसको आसान हो जाएगा, मजा आएगा। ये देखिए ध्यान से इस एरिया पर ध्यान दीजिए, फिर इस एरिया पर आप ध्यान दे दें। आपको मैं कुछ बता रहा हूं उसका मजा ले लीजिए आप, है ना। तो सुनिए ध्यान से।
In all conditions we are given constant forces from 0 to x1. The constant force has its magnitude f1. From x1 to x2 the force has also constant magnitude, but it is with नेगेटिव साइन, मतलब डिस्प्लेसमेंट के हो सकता है अपोजिट में, हो नहीं सकता है ये अपोजिट में ही है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव जा रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद x2 से जब x3 पर ये जाता है तो ये अगले फोर्स f2 के फेवर में है, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, क्योंकि फोर्स यहां पॉजिटिव है। तो अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व पर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर का वर्क डन है तो वो पॉजिटिव एरिया माना जाता है, और उस वर्क डन का वैल्यू भी पॉजिटिव मानते हैं। क्योंकि ये कंसेप्चुअल लाइन है इसीलिए मैं आराम से बोल रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे के एरिया को नेगेटिव मानते हैं और इसीलिए उस वर्क डन को भी नेगेटिव कहा जाता है। और बस यही काम आपको करना है, और ऐसा अगर आप समझने में सक्षम हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एरिया पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव वर्क डन है, ये भी एरिया पॉजिटिव होगा, सो पॉजिटिव वर्क डन होगा, लेकिन ये एरिया जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए नेगेटिव वर्क डन होगा। सो कहने का मतलब, अगर यहां से आपको एरिया के चलते W1 वर्क मिल रहा है, यहां से W2 वर्क मिल रहा है और यहां से W3 वर्क मिल रहा है, तो नेट वर्क डन का मान होगा कितना, देन वर्क नेट वर्क डन जो होगा, नेट वर्क डन इसका वैल्यू हो जाएगा W1 प्लस W3 एंड माइनस W2। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इन ऑल दीज थ्री कंडीशंस द फोर्स इज कांस्टेंट, F1 इज कांस्टेंट, F2 इज कांस्टेंट। भले ये अपोजिशन में है लेकिन फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल ये भी है, यहां से ये भी है और यहां से ये भी है। और मुझे क्या बताना, अगर आपको W1 का वैल्यू चाहिए तो W1 का वैल्यू क्या होगा बता दीजिए। इंटीग्रल F1 dx, और ये कहां तक जाएगा, 0 से लेकर के x1 तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉलो कीजिए। W2 की वैल्यू आ जाएगी, W2 यहां पर है तो यहां पर हो जाएगा, है ना, F2 dx with negative sign because force is negative and the displacement is x1 to x2 and W3 का वैल्यू फिर से एक बार हो जाएगा F2 इंटू dx एंड इंटीग्रेशन पर आ जाएगा कितना, x2 से x3 हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा स्टाइलिस्ट हो गया, इसमें इंटीग्रेशन का क्या उतना इंपॉर्टेंस है, वो तो समय आ रहा है, इसको मैं अभी आपको हैबिट डाल रहा हूं, आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप इस पायदान पर चढ़ें। काम तो हम लोगों को करने के लिए अभी एकदम जबरदस्त है, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। तो ये हो गया। तो आपको मैंने इस थ्योरी और इस कॉन्सेप्ट से सिखाया कि वर्क डन का वैल्यू कब प्लस और कब माइनस होता है, और किस तरह से एफएक्स कर्व के एरिया से। एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं इस पर, इसको मैं आपने इसको लिख लेना है, मैं इस पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर लेता हूं, और तब मैं एक और वैरायटी आपको दिखाऊंगा कांस्टेंट फोर्स के लिए, आप उसके लिए फिर चिंता न करें। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है आपको, और आपको पूछा गया है कि बताइए कि ये यहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू है, ये एफ एक्स कर्व है, यहाँ पे एक्स आपका मीटर में है और फोर्स आपका न्यूटन में, ये आपका ओरिजिन है, ये आपको यहाँ पर वैल्यू बता रहा है -20, और ये न्यूटन में है, और यहाँ पर बता रहा है 15 और ये बता रहा है 25। यहाँ पर जो वैल्यू है वो सपोज कीजिए 10 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 30 सब मीटर में है। और आपको पूछा गया कि व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स एज पर द ग्राफ। कोई दिक्कत नहीं है,
आपको ये वाला एरिया A1 चाहिए, आपको तो मैंने पहले बताया कि एरिया निकाल दीजिए। अब उतना क्या करना है, ये सिंपल सा केस है, A1 लीजिए, A2 लीजिए, A3 लीजिए। तो जब A1 आप प्राप्त करेंगे तो वर्क W1 मिलेगा, जब A2 प्राप्त करेंगे तो वर्क W2 मिलेगा, और जब A3 प्राप्त करेंगे तो वर्क क्या मिलेगा, W3। आपको पता है कि ये प्लस है, ये आपको माइनस है, और ये क्या है, प्लस है। आप आराम से निकालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खूब बढ़िया से डायग्राम वगैरह में परेशानी नहीं होना चाहिए, डायग्राम एकदम झकास रहना चाहिए, ताकि आपका दिमाग एकदम बिल्कुल खुश रहे, मन एकदम मस्त रहे। आइए हम देखते हैं क्या दिक्कत है। नाउ W1 इक्वल टू दिस एरिया इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये रेक्टेंगुलर डायमेंशन है तो 15 इंटू 10 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 न्यूटन इंटू 10 मीटर। W2 का वैल्यू आ जाएगा कितना, आप देख लो एरिया, ये 10 टू 20 और ये कितना 20 है, तो 20, अभी मैग्नीट्यूड की बात करते, साइन तो हम यूज कर ही लेंगे। 20 न्यूटन और इंटू 10 मीटर, एंड W3 का जो वैल्यू है वो फिर उसी तरह से यहाँ पर 25 न्यूटन है, एंड इंटू फिर 10 मीटर। सो अगर ध्यान से देखें आप तो ये 150 जूल आ गया, ये कितना आ गया 200 जूल आ गया, और ये कितना आ गया 250 जूल आ गया। अब इसीलिए W नेट इक्वल टू W1 plus W3 and minus W2. So what is the value now? So W1 equal to 150, W2 equal to 200. So ये 350 joule and minus 250 joule, and the answer comes out to be, sorry, 100 joule, and this is the final answer. आई बात समझ में? ये तो बिल्कुल बेसिक से सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया, और इसके बाद जब आप इसको समझ लिए हैं तो आगे थोड़ा और बढ़ के देखते हैं ना। वर्क डन बाय गैस निकाल के दिखाते हैं आपको। कहेगा सर कहां कहां ले जा रहे हैं, चलिए ना जहां जहां चलते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है, जब हम हैं तो आपको डरने की क्या बात है। आइए, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। क्या बात है, पिस्टन सिलेंडर, पिस्टन बाय गैस इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कैसा होता है, देखें कभी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट? नहीं देखे हैं तो हम दिखाते हैं। क्यों नहीं देखे हैं, देखना चाहिए। और ये देखिए, ये रहा आपका पिस्टन, सॉरी सिलेंडर, और इसमें भरा हुआ है गैस, और आपके पास ये है पिस्टन। आप कैसे कहते कि हम नहीं देखे हैं? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट तो खूब देखे हैं। डिस्पोजल देखे हैं? डिस्पोजल इंजेक्ट करने वाला, डॉक्टर जो यूज करता है सुई लगाने में, वो क्या है, एक तरह से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ही तो है। अब मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ये है आपका पिस्टन, और इस पर देखिए हैंडल लगा हुआ है, और इसी हैंडल से जो है ना वो सारा काम करता है, इसको ऊपर नीचे करेगा। और ये मान लेते इसमें गैस है भरा हुआ, इसमें क्या भरा हुआ है, गैस। अच्छा कैसे होगा, सपोज कीजिए कि अगर ये पिस्टन, गैस क्या करेगा, हाई प्रेशर पर है, तो गैस क्या करेगा, पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करता है, एंड दिस प्रेशर इज व्हाट, सपोज टू बी कांस्टेंट प्रेशर। इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, और इस प्रेशर के वजह से इसका जो एरिया है, ये जो इसका एरिया है ना, वो मान लेते हैं ए के बराबर है। कितना है, तो इसका एरिया भी क्या होगा, ए होगा। लेट द प्रेशर exerted by gas
exerted by gas on the piston is P, बराबर हमने P मान लिया। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन कितना है? द क्रॉस सेक्शनल, लेटर स्पष्ट होना चाहिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन बराबर ए हमने मान लिया। अब अगर मान लेते हैं इसने प्रेशर लगाया तो सपोज कीजिए कि पिस्टन में एक डिस्प्लेसमेंट सपोज कीजिए dy के बराबर आ गया, क्योंकि ये धक्का मारेगा, ये एंड तो फ्री है, तो ये एंड जब फ्री है तो जब गैस प्रेशर लगाएगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट dy हमने माना कि पिस्टन dy डिस्प्लेसमेंट ऊपर चढ़ा, तो क्या होगा देन, अब गैस ने तो पिस्टन को डिस्प्लेस किया, जब डिस्प्लेसमेंट आया है तो वर्क तो हुआ होगा। देन dw इक्वल टू क्या होगा? एफ dy होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बेटा फोर्स कैसे लाओगे? प्रेशर और एरिया दिया हुआ। अरे बेटा F इक्वल टू क्या होता है, सॉरी P इक्वल टू क्या होता है? F बाई A, याद है ना आपको? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू ए। क्या होगा? P इंटू ए। आप बिना किसी परेशानी के डालो, हम है ना, डरने की कोई बात नहीं। P इंटू ए इंटू डी वाई। अब क्या करना है यहां होशियारी आपको, dw इक्वल टू आप P को अलग रख लो और A इंटू डी वाई को अगर एक साथ लाओगे ये हो जाएगा dv, वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया गुना ये लेंथ, ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको वॉल्यूम। बस इसीलिए dw इक्वल टू हम यूज करते हैं pdv। आई बात समझ में ना? अगर नहीं आई है तो A इंटू डी वाई इक्वल टू एरिया गुने लेंथ, और एरिया गुने लेंथ दुनिया जानती है कि ये वॉल्यूम होता है, दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं। और इसीलिए फाइनल टच में यहां देता हूं इंटीग्रल dw इक्वल टू P इंटीग्रल dv एनी v1 से लेकर के एनी v2 तक। सो कुल मिलाकर वर्क कैलकुलेशन के मामले में कांस्टेंट फोर्स को, यहाँ प्रेशर इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, यहाँ पर प्रेशर को हमने क्या माना हुआ है? प्रेशर इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, एंड द प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से ही इंटीग्रेशन से मैंने इसे बाहर किया। और वॉल्यूम चूंकि जैसे पिस्टन आगे बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, और जब वॉल्यूम चेंज होगा तो उसी वॉल्यूम के चेंज से हम डायरेक्ट वर्क डन कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये आपको वर्क कैलकुलेशन का लगभग जो स्टैंडर्ड तरीका है, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आगे तो ये और भी तरीके में आएगा, जब पावर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो उस समय में भी कुछ बातें अलग से सीखेंगे हम लोग, उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो में आज की थ्योरी में जितना हमारा बेसिक था ऑलमोस्ट हमने डिक्लेयर किया है आपके लिए। आप इसका मजा लें और इसके सारे तरीकों को, सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा करके रखो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर के आएगा, और खास करके इतने कॉन्सेप्ट पर जितना हमने थ्योरी में आपको डिलीवर किया है। और प्रयास यह भी रहेगा कि जेई और नीट का सवाल भी आपको दिखाया जाए, ताकि आपको भी ये फील हो कि हमारा काम हमारे तरीके से चल रहा है और सर हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच।